नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ें लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 12। जो कि हमारा फ्रिक्शन का थर्ड पार्ट है। आज हमारा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, उसी के साथ साथ लॉज ऑफ मोशन में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक या फिर दो पार्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मास है m। तो ये v वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ फोर्स लगा होगा, ये सब होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब इसके ऊपर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना कोई इंटरनल फोर्स, सारे फोर्स को हम कैंसिल कर देंगे। इसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो फिर इसको स्टॉप करने के लिए कितना टाइम लगेगा और ये जब स्टॉप होगा उससे पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का, इसका नीचे की तरफ अपना वेट लगेगा कितना, mg। नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस कितना, n। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू n, ठीक है। तो इससे हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इनटू, सॉरी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, ये, बाकी सारा फोर्स हमने कैंसिल कर दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट बाई टोटल मास। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, म्यू एन, मास कितना है, एम, एन क्या है, नॉर्मल कितना है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू एम जी, ये है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, म्यू एम जी बाई एम, एम एम कैंसिल हो गया, ए आ गया म्यू जी। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे फर्स्ट स्टॉपिंग टाइम, कितने टाइम में स्टॉप करेगा। तो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, फिर v वेलोसिटी से मूव किया, तो यहाँ पे u हो जाएगा 0। तो टाइम हो जाएगा कितना, स्टॉपिंग टाइम v बाई ए, ये कितना निकाला हमें, म्यू जी इक्वल टू म्यू जी। तो स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा, म्यू जी। किस केस में, जिस केस में v वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो, तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा, म्यू जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सॉरी, v बाई म्यू जी, v बाई म्यू जी, सिर्फ म्यू जी नहीं, v बाई म्यू जी, ये हमारा एक्सेलरेशन है म्यू जी। तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा, v बाई म्यू जी, ठीक है। तो स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ये तो यू टी हो गया 0। तो एस क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हाफ ए टी, कितना है, हम यहाँ पे v बाई ए पुट करते हैं, तो v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, नीचे रह गया ए, तो कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2a, ये क्या आ गया अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस। ए निकाला हमने कितना, म्यू जी, तो एस क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ये आ गया हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस के लिए स्टॉपिंग टाइम है ये t इक्वल टू v बाई म्यू जी, स्टॉपिंग डिस्टेंस है s इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। लिख लीजिए इसको, देन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है, ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ए बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, the coefficient of friction between them is 0.5, the distance that the box will move relative to belt before come to rest। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है,
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? S इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 म्यू क्या है जी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सिंपल यहाँ पे v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 2, नीचे 2 इंटू म्यू कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, g कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया 2 2 गया, ये आ गया 5, 1 बाई 2.5 दैट इज 0.4 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले 0.4 मीटर, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है? कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.5, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन व्हिच द कार कैन बी स्टॉप्ड। यानी कि यहाँ पे कार कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा स्टॉप होने से पहले, उसको हमें निकालना है, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एल या फिर एस, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या है? वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। ठीक है, यहाँ पे म्यू हमें गिवन है 0.5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, चाहिए क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी भी गिवन है कितना 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो वेलोसिटी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72,000 मीटर पर 3600 सेकेंड, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टॉप होने से पहले 40 मीटर। समझ में आ गया? सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, स्टॉपिंग टाइम v बाई ए और v बाई म्यू जी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन। देखिए, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? F इज इक्वल टू म्यू एन, ये जो फॉर्मूला है फ्रिक्शन का, इसमें ये जो म्यू है ये क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्या कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सिर्फ डिपेंड करेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर के ऊपर, ना एरिया ना वॉल्यूम, किसी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम हैंगिंग मास पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है? ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, फोर्स ऑफ 8 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो प्रीवियस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये फ्लोर है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितने का 5 kg का। तो यहाँ पे ये है 5 kg का ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना 8 न्यूटन। तो पूछा क्या है?
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है इसको हमें निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे? प्रोसेस से करेंगे। फर्स्ट किसको निकालेंगे? नॉर्मल को, फिर निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को, फिर देखेंगे मूव कर रहा है कि नहीं, फिर डिसाइड करेंगे कितना लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ कितना? mg, यानी कि 5 इंटू 10, मास 5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया 15 न्यूटन। नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस ऊपर की तरफ n, तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया अपना कितना? n इक्वल टू mg दैट इज 15 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.4, तो 0.4 इंटू नॉर्मल कितना है? 50, कितना आ गया? 20 न्यूटन। ये कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर 20 न्यूटन से ज्यादा लगेगा तभी बॉक्स मूव करेगा, उससे कम लगेगा तो मूव नहीं करेगा। लग रहा है कितना फोर्स? 8 न्यूटन। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये बॉक्स सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन। आंसर कितना है? 8 न्यूटन। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 8 न्यूटन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, हैंगिंग मास ऑन ए टेबल। ठीक है, यहाँ पे ये एक टेबल है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जो अगेन ये जो टेबल है इसके एज पे एक पुली लगा हुआ है, उस पुली के थ्रू नीचे एक और मास से कनेक्टेड है। तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि एक मास नीचे लटक रहा है, एक टेबल के ऊपर है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो लटक रहा है इसको एल मान लेते हैं, यानी कि लटका हुआ। यहाँ पे ऊपर जो खड़ा है इसको खड़ा हुआ मान लेते हैं के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये जो ऊपर जो मास है इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के जी, इसका मास है के। नॉर्मल कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर सरफेस से, कितना? एन, तो यहाँ पे एन हो गया कितना? के जी। नॉर्मल कितना आ गया? के जी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एन, यानी कि म्यू के जी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कौन सा फोर्स ये दो सिस्टम है उसको मूव करने के लिए लगेगा? इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे कोई फोर्स नहीं है, या फिर इसके अंदर तो कोई मोटर लगा नहीं है जो कि इसके अंदर कोई इंटरनल फोर्स होगा। तो इसके पास कौन सा फोर्स है जो कि ये जो टोटल सिस्टम है इसके मोशन को कॉज करेगा? या तो अपोज करेगा या फिर सपोर्ट करेगा। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन है, जो कि ये जो मोशन है इसको अपोज करेगा, क्योंकि सपोर्ट तो करेगा नहीं, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। समझ में आ गया? अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसके पास कौन सा फोर्स है अपोज करने के लिए? फ्रिक्शन है। समझ में आ गया? इसके पास कौन सा फोर्स है? इसके पास सिर्फ अपना वेट है नीचे की तरफ, कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एल जी, इसका मास है एल। समझ में आ गया? तो मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है ये जस्ट मूव करना स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि ऐसे मूव कर रहा है, जस्ट स्टार्ट किया है। लेट द मास जस्ट स्टार्ट टू मूव। ठीक है, इसे कंटिन्यूस मूव नहीं कर रहा है, जस्ट स्टार्ट किया है। किस कंडीशन पे करेगा? जब ये और ये दोनों बराबर होंगे। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये मूव करना क्यों स्टार्ट करेगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो ये ऑलरेडी मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट किया मतलब अभी फ्रिक्शन ये दोनों बराबर है, यानी कि म्यू के जी इज इक्वल टू एल जी। ठीक है, तो यहाँ पे जी जी कैंसल, म्यू आ गया एल बाई के। एल बाई के क्यों लिखा? ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ मास, यानी कि ऊपर कौन रहेगा? जो नीचे लटका हुआ है।
नीचे कौन रहेगा? जो ऊपर खड़ा हुआ है। ये आसानी से समझ सके इसीलिए ऐसा नाम लिया है। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे ये पुली लगा हुआ है, यहाँ पे मास है m1 जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, नीचे लटका हुआ है मास m2। ठीक है, इसका नीचे लग रहा है वेट m1g, ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया m1g, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू n यानी कि म्यू m1g। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही नीचे की तरफ इसका लग जाएगा वेट m2g। तो जब इसका वेट फ्रिक्शन के बराबर होगा तब ये मूव करना जस्ट स्टार्ट करेगा, यानी कि म्यू m1g इज इक्वल टू m2g। तो म्यू क्या हो जाएगा? जी जी कैंसल, m2 बाई m1, यानी कि नीचे वाला मास बाई ऊपर वाला मास इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लटका हुआ खड़ा हुआ इसीलिए बोला ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। लिख लीजिए इसको। ठीक है, दोनों सेम ही चीजें हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है? ए रोप लाई ऑन ए टेबल व्हेन द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इज 2/5 ऑफ द एंटायर लेंथ ऑफ द रोप जस्ट बिगिन टू स्लाइड, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द टेबल। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ये हमारा टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक रोप रखा हुआ है। ये जो रोप है इसका 2/5 पार्ट यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, अगर ये टोटल जो लेंथ है ये 5 है तो उसका 2 पार्ट, मतलब अगर ये जो टोटल रोप है इसको 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो उसमें से 2 पार्ट का जो लेंथ है वो क्या कर रहा है? लटक रहा है। तो ऊपर कितना है? रेस्ट पे खड़ा है ऊपर कितना? 3/5। ये क्या कर रहा है? जस्ट स्टार्ट टू मूव। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? लटक रहा है, ये खड़ा है। निकलना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड टेबल, यानी कि म्यू। क्या होगा? अभी पढ़ा है, लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ, तो लटक रहा है कितना? 2/5, खड़ा है कितना? 3/5, तो 2/5 बाई 3/5 कितना आ गया? 2/3 और 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया? 0.6। समझ में आ गया? यहाँ पे इसके अंदर मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तो ऐसे हम नहीं कर पाते, क्योंकि मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए यहाँ पे हमने 5 पार्ट ले लिया, क्योंकि 5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अगर अलग अलग यहाँ पे ज्यादा मास है यहाँ पे कम है उस केस में नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल इज 0.2। What would be the maximum mass of block B so that the two box doesn't move? ठीक है, ये जो A बॉक्स है इसका मास कितना है? 2 kg। पूछा क्या है? B का मास मैक्सिमम कितना हो ताकि ये मूव ना करे, यानी कि हमने जो कंडीशन पढ़ा है जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी कि मैक्सिमम कितना वेट हो B का ताकि ये मूव ना करे। मतलब अगर मान लेते हैं B का मास m kg है, ठीक है, तो m kg पे ये मूव नहीं करेगा, लेकिन m kg से जरा भी ज्यादा हुआ तो मूव कर जाएगा। तो वो जो m kg हो कितना होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? ये कंडीशन लेके कि ये जस्ट स्टार्ट टू मूव है, मूव नहीं कर रहा है, जस्ट स्टार्ट टू मूव, तो उस कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? लटका हुआ मास बाई ऊपर खड़ा हुआ मास। नीचे लटका हुआ है B, ऊपर है A,
तो म्यू कितना है 0.2, 0.2 इक्वल टू बी निकालना है हमें। ए कितना है 2 kg, तो बी कितना हो गया 0.4 kg। एकदम सिंपल। मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है? A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If coefficient of friction between chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is। ठीक है, देखिए ये एक टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक चेन लटक रहा है। तो मैक्सिमम जो लटक रहा है चेन, उसका परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, ना इसका लेंथ हमें पता है, ना वेट पता है, ना मास पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो इसको करेंगे कैसे? द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम कितना यहाँ पे लटक सकता है। मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ पे ए लटक सकता है। अगर ए से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, नीचे भी स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितना यहाँ पे मास लटक सकता है, उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो टोटल एंटायर चेन नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन है? जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ मास। तो ये लटका हुआ, ये खड़ा हुआ, तो म्यू इज इक्वल टू लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ मास। इन तीनों में से हमें पता क्या है? म्यू पता है, कितना है 0.25। तो 0.25 मतलब 25 बाई 100, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4। यानी कि अगर L 1 है तो K है 4, यानी कि लटक रहा है अगर 1 तो ऊपर है कितना 4। जो लटक रहा है उसको मान लेते हैं 1 पार्ट। ठीक है, तो ऊपर जो खड़ा है वो कितना है 4 पार्ट। टोटल कितना हो गया 5 पार्ट। ठीक है, ये जो टोटल एंटायर जो चेन है वो कितना है 5 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट लटक रहा है। तो कितना परसेंट हो गया? तो परसेंटेज ऑफ यहाँ कितना है, कितना लटक रहा है 1 पार्ट भाई टोटल कितना है 5 पार्ट इंटू 100। यहाँ पे पार्ट पार्ट कैंसल, पार्ट की जगह पे हम एल लेते, लेंथ लेते, मीटर लेते, जो भी लेते, तो ये कैंसिल हो गया। ये रह गया 5, ये आ गया 20, तो 20%। तो कितना परसेंट यहाँ पे लटक रहा है? मैक्सिमम 20%। इससे ज्यादा होगा स्लाइड कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है हमें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिलेट करेंगे कैसे? कि जस्ट स्टार्ट टू मूव केस में उसमें लटका हुआ मास बाई खड़ा हुआ मास इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वहां से हम रिलेट करके निकाल लेंगे क्या, कितना मास लटक रहा है, उसका परसेंटेज कितना आ गया 20%। लिख लीजिए इसको। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ हैंगिंग मास। ठीक है, देखिए अगर ये एक नॉर्मल टेबल है जिसके ऊपर ये एक मास है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक पुली से, दूसरा मास यहाँ पे लटक रहा है। ठीक है, नॉर्मल केस में जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये जो सिस्टम है अगर मूव कर रहा है और ये जो सरफेस है ये क्या है फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मूव करेगा किसकी वजह से मूव करेगा? सिर्फ इसी की वजह से। इसके ऊपर कौन सा फोर्स है? वेट। नीचे की तरफ अपना m2g। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, किसकी वजह से मूव कर रहा है? इसी की वजह से। तो नेट फोर्स कितना है m2g बाई टोटल मास, यानी कि
m1 प्लस m2। ये किस केस में है? जब टेबल फ्रिक्शनलेस हो। अगर हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ जो लटका हुआ मास है उसका लग रहा है वेट m2g, जो कि इसको नीचे की तरफ मूव करवाएगा, लेकिन इसको जो मोशन है इसको अपोज करेगा कौन? जो टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। ये कितना होगा? यहाँ पे इसका वेट कितना है? m1g। ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। फ्रिक्शन कितना है? म्यू n, यानी कि म्यू m1g आ गया अपना फ्रिक्शन। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना है? नीचे की तरफ लग रहा है ये, जिसको अपोज कर रहा है क्या? फ्रिक्शन, यानी कि m2g माइनस म्यू m1g। नीचे टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है। और अगर यहाँ पे g कॉमन ले लेंगे तो m2 माइनस म्यू m1 बाई m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस होता तो ये होता, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये। वैसे ही टेंशन क्या होगा फ्रिक्शन लेस के केस में? यहाँ पे टेंशन हो जाएगा m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। फ्रिक्शन वाले केस में क्या हो जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू। ठीक है, समझ में आ गया? ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये आपको समझना है, याद रखना है इसको। एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। किस केस में? फ्रिक्शन के केस में, जब एक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि स्ट्रिंग से दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, जो कि एक पुली से कनेक्टेड है एंड लटका हुआ है। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, देन आज का हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल फॉर्मूला, नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो फर्स्ट नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है माइनस फ्रिक्शन, तो ये लग रहा है नीचे अपना वेट कितना? mg, यानी कि 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, ये हो गया 500 न्यूटन। यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा है? mg, यानी कि 20 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 200 न्यूटन। ये आएगा नॉर्मल। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू n। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया 0.1 इंटू 200, दैट इज 20 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया कितना? यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 500 माइनस फ्रिक्शन कितना है? 20, नीचे टोटल मास यानी कि 20 प्लस 50 कितना आ गया? 480 बाई 70, दैट इज 48 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टेंशन। टेंशन कैसे निकालेंगे? m1 m2 बाई m1 प्लस m2 g इंटू 1 प्लस म्यू, ये फॉर्मूला है। सबका वैल्यू पुट करते हैं। m1 m2 20 इंटू 50, नीचे 20 प्लस 50, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 1 प्लस म्यू कितना है? 0.1। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया
10,000 नीचे आ गया 70 इंटू 1.100 ये आ गया 1100 बाई 7 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ये आ गया टेंशन। सिंपल फॉर्मूला पुट करके आप टेंशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स बाई टोटल मास। लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक बॉक्स पे बॉक्स। देखिए अगर यहाँ पे ये है एक 10 kg का बॉक्स, नीचे है दूसरा 10 kg का बॉक्स। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? अगर ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो क्या क्या हो सकता है? या तो ऊपर वाला अकेले चला जाएगा या फिर दोनों साथ में मूव करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर वाला इसको ढकेल के चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। या ये चला जाएगा या फिर दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, तो जब ये जो ऊपर वाला है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इतना, तो ये दोनों के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे इसके ऑपोजिट में, इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोज में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? कितना लगेगा? एफ एल लगेगा। कितना? म्यू एन। तो ये जो 10 kg का मास है इसका नॉर्मल कितना है? यहाँ पे नॉर्मल कितना है? नीचे लग रहा है इसका वेट कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 100 न्यूटन। तो नॉर्मल आ गया 100 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ गया? 0.2 इंटू 100 दैट इज 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन। लग रहा है 5 न्यूटन, यानी कि ये अकेला मूव नहीं करेगा, दोनों साथ में मूव करेंगे। समझ में आया? ये जो फ्रिक्शन ये लग रहा है किसके ऊपर? इसके ऊपर। इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है? कहाँ लग रहा है? ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे ऊपर वाला जो 10 kg है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे वाला जो है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग गया फ्रिक्शन। समझ में आया? अगर दोनों मान लेते हैं मूव कर रहे हैं, दोनों एक सिस्टम है 20 kg का जो कि मूव कर रहे हैं, लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाई टोटल मास कितना आ गया? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। तो टोटल सिस्टम का जितना एक्सेलरेशन इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन। तो ये जो नीचे वाला मास है 10 kg का, इसके ऊपर ये फ्रिक्शन कितना होगा? एक्सेलरेशन क्या है? टोटल फोर्स बाई मास। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इंटू मास। एक्सेलरेशन है 0.25 इंटू मास कितना है? 10 kg। तो आ गया 2.5 न्यूटन। तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? 2.5 न्यूटन। कहा? इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? कब? जब ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा तब। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। समझ में आया? इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन, यानी कि दोनों साथ में मूव करेंगे, ये अकेला नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं दोनों एक सिस्टम में साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन उससे निकाला हमने कितना? इतना। उससे हमने क्या निकाला? जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये फ्रिक्शन लग रहा है कितना। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। देखिए यहाँ पे ये 10 kg का मास है, दूसरा एक 10 kg का मास है, लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? नीचे वाले के ऊपर। वहां यहाँ पे भी देखिए, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं।
कितना म्यू एन, इसका नॉर्मल कितना है, नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 100 न्यूटन, तो ये आ गया 0.2 इंटू 100 यानी कि 20 न्यूटन, लग रहा है 20, तो ये क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। तो अगर साथ में मूव करेंगे तो ये हो गया एक 20 kg का सिस्टम, समझ में आया, लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाई नेट मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो नीचे वाला मास है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या होगा इसके लिए, टोटल मास सॉरी नेट फोर्स बाई मास, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू मास यानी कि 1 इंटू 10, ये आ गया 10 न्यूटन। तो नीचे वाला ये है जो मास है 10 kg का, इसके ऊपर यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, 10 न्यूटन। वैसे ही एक और केस देखिए, अगर यहाँ पे एक और 10 kg का मास है, नीचे एक और 10 kg का मास है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स 40 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एन, एन कितना है 10 kg के लिए 100, म्यू 0.1, तो 0.1 इंटू 100 कितना आ गया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन, लग रहा है कितना 40 न्यूटन। तो अब क्या करेगा, अब जो ऊपर वाला है मास ये अकेले चला जाएगा, अब दोनों साथ में नहीं जाएंगे, ऊपर वाला अकेले चला जाएगा, समझ में आ गया। तो ये जो मैक्सिमम ये फोर्स है जब तक दोनों साथ में चलेंगे तो वो किसे निकालेंगे हम, देखिए उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, अगर यहाँ पे एक मास है m1, दूसरा है m2, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स F, तो ये जो फोर्स है ये कितना मैक्सिमम हो सकता है ताकि ये दोनों साथ में चले, जैसे कि आपने गाना सुना है ना, मैं कब तक साथ चलूं तेरे जब तक ना तू बोले मैं हारा, तो दोनों कब तक साथ में चलेंगे, जब तक Fm इज इक्वल टू म्यू इंटू m1 बाई m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, ये है मैक्सिमम फोर्स। अगर इतना होगा तो दोनों साथ में चलेंगे, इससे ज्यादा होगा तो ऊपर वाला अकेले चला जाएगा, यानी कि अगर Fm F से ज्यादा हुआ तो साथ में चलेंगे, अगर Fm से F ज्यादा हुआ, अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अकेले ऊपर वाला ही जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो समझ याद रह जाएगा। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ मैक्स फॉर व्हिच ब्लॉक मूव्स टुगेदर, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या एफ एम इज इक्वल टू म्यू m1 बाई m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, म्यू कितना है 0.5 इंटू m1 बाई m2 5 बाई 10 इंटू m1 प्लस m2 5 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो कितना आ गया, ये आ गया, चलो हो गया, ये आ गया 2, तो 15 5 ये आ गया 75 बाई 2, दैट इज 37.5 न्यूटन, मैक्सिमम इतना फोर्स होगा ताकि ये दोनों साथ में चले, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे एक 2 kg एक 3 kg का है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, ट्राई कीजिए खुद से इसको, तो फिर
एफ कितना होगा ताकि दोनों साथ में चले? एफ इक्वल टू 0.2 इंटू 2/3 प्लस 2+3 इंटू 10 कितना आ जाएगा? ये आ गया 2 4 इंटू 5/3 20/3 6.6 समझ में आ गया? तो कैसे करना है इसको, लिख लीजिए इसको। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं। हमारा लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब यहाँ पे खत्म होता है। बाकी 1 या फिर 2 वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या तो अभी रिसेंटली लाएंगे या फिर कुछ देर बाद लाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।